My dear friends, I am coming back. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. Today I present here with another lecture as I have planned to start the IPC. As you know very well that IPC is a criminal law. Before understanding IPC, first of all we have to understand law and crime. तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो लॉ कर लेकर है और लॉ और क्राइम जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईपीसी के। अगर हम लॉ और क्राइम को अच्छे से समझ पाते हैं तो हमें आईपीसी समझना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को जो भी इनको आगे से वीडियो देखकर कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकें। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है व्हाट इज़ लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लॉ, हाउ डू द लॉ ओरिजिनेट इन इंडिया, सोर्सेज ऑफ लॉ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉ, व्हाट इज़ द बेसिक डिवीजन ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, वेदर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ एक्सक्यूजेबल। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉ कि लॉ आया कहाँ से है, लॉ का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग जगह लॉ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। जो लॉ वर्ड है हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम द ट्यूटोनिक वर्ड लैग विच मीन्स डेफिनेट। लॉ का जो वर्ड है वो ट्यूटोनिक वर्ड है, एक जैसे लैटिन भाषा होती है वैसे ट्यूटोनिक एक भाषा है, उसी का वर्ड है लैग जिसका मतलब होता है डेफिनेट। तो लॉ जो है वो डेफिनेट रूल है कंडक्ट और ह्यूमन रिलेशंस का, जो इक्वली हर एक व्यक्ति पर अप्लीकेबल होता है जो हमारे स्टेट या हमारे कंट्री का पार्ट है। एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो बताई चुकी है कि लॉ जो है वो रूल है और जो ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, इज यूज टू ऑर्डर द वे इन विच ए सोसाइटी बिहेव, की सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करे। और इस अब डेफिनेशन से हमें ये तो पता चली गया कि लॉ जो है एक सेट ऑफ रूल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो पावर उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिली गई है। और ये जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। किसी कंट्री में प्रेसिडेंट होता है तो उसके बनाए जाएंगे रूल, और किसी कंट्री में किंग का रूल है तो उनका रूल चलेगा। तो ये तो एक बेसिक सा फीचर आपको बता दिया गया कि लॉ कौन बनाता है। लॉ जो वही बनाएगा जो गवर्नमेंट वहाँ पर उस टाइम में राज कर रही होगी। हाउ डिड द लॉ ओरिजिनेट इन इंडिया? अब हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लॉ इंडिया में आया कैसे। देखो, इंडिया में लॉ आया नहीं है, इंडिया में तो लॉ पहले से ही था। हमारे जो पुराने वैदिक एज में जो ग्रंथ हैं हुए हैं, मनु स्मृति हुई है, याज्ञवल्क्य स्मृति हुई है, अर्थशास्त्र हुई है जो चाणक्य द्वारा लिखी गई, इनमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पहले से ही मेंशन किए गए थे जिससे कि राजा जो थे वो राज्य करते थे और जनता को खुश रखते थे। तो ये तीन ही ऐसे ऑथेंटिक सोर्स हैं जिसमें रूल और रेगुलेशन दिए गए थे जिनको राजा फॉलो करते थे। देखो, ऐसा था आज के टाइम में कुछ क्राइम की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, उस टाइम में क्या था, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। तो हर एक का जो क्राइम है वो मॉरलिटी के बेस पर डिसाइड किया जाता था। अगर किसी ने चोरी की है तो उसी के हिसाब से उसकी मॉरलिटी देखी जाती थी कि भाई हाँ उसने चोरी किस चीज़ की करी है। अगर रोटी की चोरी की है तो उसको कुछ हद तक बहुत ही कम पनिशमेंट दी जाती है। तो वही चीज़ आज के हमारे एक्ट में है कि हाँ हमें चोरी के लिए सज़ा तो मिलेगी, हमारा केस भी दर्ज होगा, लेकिन उसके मामले में क्या है, जजेस थोड़ा पोलाइट हो जाते हैं। तो ज़्यादा जो छोटा क्राइम है उसके लिए कुछ कम सज़ा और जो हीनियस क्राइम होगा उसके लिए कुछ ज़्यादा सज़ा निर्धारित करते हैं। यही ओल्डन डेज में होता था। और उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो उन्होंने क्या करा, उनके देश के अंदर जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स थे, इनके जो पहले के फैसले आए हुए थे उन्हीं को आधारित मानकर उनके ऊपर ही यहाँ पर एक लॉ लाने की कोशिश की गई। उनको ये था कि भारत की जो जनता है वो हमारे हाथ से निकल ना जाए, उन्हें काबू करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट लॉ कमीशन लेके आए जो लॉर्ड मकाले के द्वारा हेडिड था, और फर्स्ट टाइम जो है इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट किया गया, उसको एनेक्ट किया गया और 1862 में उसको एनफोर्समेंट में ले आए। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो था वो भी उसी कमीशन के दौरान ही आया था। अब वाला नहीं, 1973 वाला नहीं, जो पहले जो चलता था 1898 में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसका प्रोसीजर जो है इसी कमीशन के दौरान हुआ। एविडेंस एक्ट है, कॉन्टैक्ट एक्ट है, वो अभी तक भी हमारे देश में चल रहे हैं एज इट इज़। बहुत ही कम अमेंडमेंट्स उनमें हुई हैं क्योंकि ब्रिटिश एरा के लॉ थे और इनमें जो है बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसीज थी, डाउट्स थे, लैकुनास थे। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो अलग अलग जगह से बोरो करके बनाया गया था। तो उसमें हर प्रकार की अच्छी चीज़ें डाली गई जिससे कि हमारे देश के अंदर अच्छे से राज किया जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वही अब हमारा गाइडिंग हेड भी है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशल मैटर में सबको गाइड करता रहता है।
सोर्स क्या है लॉ के? लॉ के क्या सोर्सेज हैं? कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, सोशल चेंज, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और इंटरनेशनल कन्वेंशन। कस्टम मीन जो काफ़ी टाइम से जो परंपराएं चली आ रही हैं, हम उसी कस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, कुछ सेरेमनीज़ करवाई जाती हैं, जैसे उन सेरेमनीज़ को इम्पोर्टेंट रखा गया तो कस्टम पे आधारित था। लेजिस्लेशन जैसे कि अब जो कानून है जो सरकार के जो पार्लियामेंट होता है उसमें बनाया, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, तो कोई कानून जब उनके थ्रू पास होता है जो उन्हीं की इच्छा पर निर्धारित होता है उसे लेजिस्लेशन बोला जाता है। और वैसे लेजिस्लेशन आप उस चीज़ को कहोगे कि जो एक कानून बन के तैयार हो गया वो लेजिस्लेशन ही है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अच्छी तरह से उसको पास करके बनाती है, वो लेजिस्लेशन हो गया। प्रेसिडेंट का मतलब कुछ पहले के जो लॉज हैं, पहले की कुछ जजमेंट्स हैं, उनके आधारित कोई कानून बनाया जाए। सोशल चेंज जैसे अब निर्भया वाला कांड हुआ था, दिल्ली रेप केस का मामला हुआ था, उसके अंदर जो जुवेनाइल था उसने काफ़ी हीनियस काम किया था, तो उसको बहुत ही कम पनिशमेंट दी गई थी और जल्दी उसे छोड़ दिया गया था। तो उसके पास ये एक डिमांड हो गई सोसाइटी की कि उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए कि अगर जुवेनाइल कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसके लिए हीनियस सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। जैसे सायरो बानो का केस है, अब लेटेस्ट जो है ट्रिपल तलाक वाला, उसमें सायरो बानो के केस में कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया और उसको पास किया गया। इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे हमारा देश जो है भारत, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी एक्टिव है। जैसे लेबर लॉज, मैटरनिटी बेनिफिट्स, चाइल्ड एजुकेशन एट्सेट्रा, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें वो इंडिया जो है एक सिग्नेटरी है। सिग्नेटरी होने की वजह से उसे जो है अपने देश में भी उस चीज़ को लागू करवाना होगा और उसकी वजह से लेबर लॉज जो हैं, मैटरनिटी बेनिफिट जो हैं, ये सारे कानून पास किए गए हैं। रोल क्या है लॉ का? लॉ का देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ रोल तो होता है। लॉ का भी एक रोल है कि वो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। जो सोसाइटी में लॉ है, ऑर्डर है, उनको मेंटेन करना, पीसफुल माहौल देना, ये हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से जी सके। हेल्प्स इन चेंजिंग द सोसाइटी को चेंज करने में हेल्प करता है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, सती प्रथा बहुत ज़्यादा थी। सती प्रथा, कोई आदमी मर गया उसके पीछे उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाते थे, या आदमी मर गया उसके बाद की उसकी विडो की मैरिज नहीं होती थी। तो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट आया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया, इसी तरीके से चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट आया। तो इससे क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस आई। प्रोवाइड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए हो गया। मैटरनिटी बेनिफिट के तहत जैसे क्रेज फैसिलिटीज़ होगी, जो लेडी वर्कर्स होती हैं वो अपने बच्चों को वहाँ साथ लेके आ सकती हैं, उनके लिए वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी। प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, वो क्या करते हैं, वो हमारे ह्यूमन के जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो लॉ का भी यही काम होता है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है हमारे देश में जो उन ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करके बनाया गया है। अगर लॉ का वायलेशन होता है तो उसके बाद जुडिशियल जो रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि सरकार के जो भी एक्ट बनाए गए हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको रिव्यू किया जाता है कि ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की जाती है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी की, उनके तहत क्या है कि सरकार अलग अलग योजनाएं लेके आती है, जैसे इंदिरा आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, ऐसी कुछ जो वीकर सेक्शन है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्ट भी बनाए जाते हैं। जैसे वीकर सेक्शन के लिए कोई फ़ंड की व्यवस्था कर दी गई या माइनॉरिटीज़ के एक्ट बन गए। तो इस तरह से जो है वीकर सेक्शन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बेसिक डिवीज़न क्या है लॉ का? देखो आपको पता है लॉ कई तरह के होते हैं। क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट लॉज हो गए, लेबर लॉज हो गए। पर बेसिकली उनका जो डिवीज़न है दो तरह से ही होता है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंसिव लॉ वो होता है जो हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिफाई करता है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे राइट्स और एक लीगल पावर होगी, जिसकी वजह से हम अगर हमारे राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम उसमें लिटिगेशन के द्वारा कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे इंडियन पिनल कोड है, पनिशमेंट्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पनिशमेंट ही है, चाहे वो डैमेजेस के फॉर्म में होती हो। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही होता है कि मॉर्टगेज है, लीज है, सेल है, उनमें अगर किसी ने फ्रॉडलेंट किया है तो फ्रॉड के लिए आईपीसी में उसको पनिश किया जाएगा, और टीपीए के तहत भी अगर फ्रॉडलेंट नहीं है तो टीपीए के तहत भी डैमेजेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या है? सेक्शन 138 के तहत जो है वो चेक बाउंस का केस होता है। चेक बाउंस के केस में 2 साल तक की पनिशमेंट है, और पिछले साल का जो अमेंडमेंट था, 2018 का जो अमेंडमेंट था, उसके बाद क्या है कि 25% जो है
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में पहले ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा जो भी उसमें एक्यूज होगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? ये क्या है? बेसिकली दोनों जो डिवीज़न है लोग हैं उनका कम्बिनेशन है, सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव आप ऐसे कहोगे क्योंकि उसमें क्या है, राइट जो पनिशमेंट्स हैं उनका वर्णन किया गया है सेक्शन 76 से लेकर। उसमें क्या है कि जो भी चाइल्ड के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है उसके लिए उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है। उसके अलावा प्रोसीजर भी फॉलो किया जाता है कि आप चाइल्ड का कैसे ट्रायल करोगे, कैसे उसका रिहेबिलिटेशन होगा, कैसे उनकी एजुकेशन होगी, कैसे उसे शेल्टर होम में भेजा जाएगा, कैसे उसे फोस्टर केयर में भेजा जाएगा। तो ये दोनों का एक मिक्सचर है। और प्रोसीजरल लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्या करता है? स्टेट को गाइड करता है कि सब्सटेंटिव लॉ को कैसे एनफोर्समेंट करवाएगा। जैसे कोर्ट के अंदर मान लो क्रिमिनल केस आ गया, आईपीसी का केस आ गया, उसको हम किस तरीके से फॉलो करेंगे? तो हमारे पास सीआरपीसी है। अगर एविडेंस किस तरीके से लेंगे उसके लिए हमारे पास एविडेंस है। सिविल केस कैसे रन होगा कोर्ट के अंदर? सिविल प्रोसीजरल कोर्ट है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों है, उसी तरीके से सिविल प्रोसीजरल कोड भी सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल है। कैसे? इसमें क्या है, सीपीसी के अंदर क्या होता है कि सेक्शंस और ऑर्डर्स होते हैं। सेक्शंस क्या है? सब्सटेंटिव लॉज को डिफाइन करते हैं और ऑर्डर्स जो है प्रोसीजरल को। तो ये भी एक मिक्सचर हो गया। अगर कहीं आपका जुडिशरी में या कहीं भी किसी नेट के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे प्रोसीजरल एज वेल एज सब्सटेंटिव कहोगे, लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। Next question arises whether ignorance of law is excusable. It is a settled principle that ignorance of law is no excuse. Ignorance of fact is excusable. जैसे कि अगर मान लो हमने ignorance of law को excusable कर दिया तो हर कोई व्यक्ति क्राइम करके कह देगा मुझे तो इस लॉ का पता ही नहीं था। तो ये कोई एक रीज़न नहीं हुआ। इससे क्या होगा कि एनआरकी बढ़ेगी और जो क्राइम की रेट है वो ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये एक मैक्सिम पर डिपेंड है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्जिक्यूजिट। इसका मतलब है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है उसको एक्सक्यूज़ नहीं है। ये लीगल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई अनअवेयर भी है किसी लॉ से तभी वह अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकता अगर उसने किसी लॉ का वायलेशन किया है। तो आप ये मान के चलिए कि इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेस्ट का मतलब है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। इसमें एक लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज का। इसमें क्या था कि जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है उसने यहाँ पर अपील फाइल करी थी, तो ये पैटिशनर हो गया और मेयर हंस जॉर्ज यहाँ पे रिस्पोंडेंट हो गया। तो रिस्पोंडेंट ने क्या था? रिस्पोंडेंट एक जर्मन नेशनल था जो अपने साथ काफ़ी गोल्ड लेके आया था। तो जो प्लेन था वो महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पे रुका। हालांकि वो प्लेन से नीचे नहीं उतरा था, लेकिन जो एक्साइज वाले हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया कि आप जो है इलीगल तरीके से गोल्ड लेके आए और उसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत उसका ट्रायल चला। उसमें उसको हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, लेकिन जो स्टेट थी उसने फर्दर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये इशू अराइज हुआ कि क्या रिस्पोंडेंट जो है गोल्ड लेके आया था तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत जो पब्लिश हुआ था गैजेट नोटिफिकेशन में 1962 में, क्या वो लायबल होगा? हालांकि यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने प्ली भी ली थी कि वो जर्मन नेशनल है और जो नोटिफिकेशन था वो जर्मन लैंग्वेज में नहीं था और वो ये भी कहता है कि उसे इस प्रकार की कोई नॉलेज भी नहीं थी। ही हैज़ नॉट डिपार्चर टू गेट नॉलेज। तो कोर्ट ने कहा कि आपको नॉलेज हो ना हो, उसने यही तो चीज़ देखी कि अगर आप मान लो किसी देश में जाते हो तो पहले आप उसके कानून को समझिए कि वहाँ क्या कानून है और आपको उसी कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नोटिफिकेशन जो फॉरेन लैंग्वेज में थी वो नेसेसरी नहीं है। हालांकि जो व्यक्ति हु एवर एंटर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी उसको ये माना जाएगा कि उसे इंडियन लॉ की समझ है, इसलिए उसे कन्विक्ट किया गया। हालांकि कोर्ट ने उसको जो है 3 मंथ्स की पनिशमेंट दे दी थी। इसमें 1 साल की पनिशमेंट का प्रोविज़न था क्योंकि कुछ टाइम वो पहले ऑलरेडी जेल में रह चुका था। तो इसका मतलब ये है कि लॉ को एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता। जब हम आईपीसी के अंदर सेक्शन 76 से 79 तक मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ को पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो भी टॉपिक आपको करवाऊँ वो चाहे कम करवा दूँ, चाहे कम लेक्चर अपलोड करूँ, 2 दिन में 1 लेक्चर अपलोड करूँ, पर वो ऐसा करूँ कि उसके रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं मैं सारे क्लियर कर पाऊँ, जिससे क्या है कि जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो घर बैठ कर ही अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। इसके अलावा भी मेरी प्लानिंग है कि आईपीसी के साथ साथ हो सका तो मैं हिंदी के कुछ वीडियोज़, इंग्लिश के कुछ वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी, जिससे क्या है कि आप हिंदी और इंग्लिश को भी साथ साथ इम्प्रूव करो। देखो, जब जुडिशरी का हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स भी होते हैं और अगर हम उसमें रह जाते हैं, पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाते, तो हमारे बाकी मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो हिंदी और इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक अदर लॉ सब्जेक्ट्स। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। देखो जितने ज़्यादा इसको लाइक और शेयर किया जाएगा, जितने ज़्यादा इसमें कमेंट्स आएंगे, उतना ही मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होगा और उतने ही अच्छे से लगन से मैं वीडियो बना पाऊँगी और आप तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन में आपको पूरा का पूरा कोऑपरेट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।